तो साथियों, आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि ये सीट किसको मिलेगी और इस सीट का मालिक कौन होगा और इस सीट पर कौन बैठेगा। अरे यार, ये मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की सीट नहीं है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन महाराष्ट्र की सीट है। आप लोगों को नहीं पता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोस्ट महाराष्ट्र में खटाई में पड़ गई है। 10 साल बाद लोकसभा में जाकर राहुल भैया लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने कांग्रेस के, और इधर महाराष्ट्र पहुंचते पहुंचते लीडर ऑफ ऑपोजिशन की सीट खटाई में पड़ गई। 29 सीटें जितनी जरूरी हैं एमवीए के किसी घटक दल को, और उद्धव ठाकरे 29 की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो पूरे देश की निगाहें इस पर होनी चाहिए कि क्या महाराष्ट्र को लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अच्छा, इनको भी सुन लीजिए जरा, जो किंग मेकर बन रहे थे। मेरी बात को सुन लो। महाराष्ट्र की तारीख में ऐसा सुनहरा वक्त नहीं आया जो अब है। अगर हम मुनज़्ज़म, हम मुत्तहिद, हम एक, और अगर हमारे 10 एमएलए आ जाएंगे, ना ठाकरे, ना शिंदे, ना गांधी, ना पवार, हमारी मर्जी, हमारी इजाजत के बगैर कोई भी तख्त पे नहीं बैठ सकता। ये दोनों नमूने भी यार बड़े बेशरम हैं भाई, बड़े बेशरम हैं। और पति परमेश्वर होता है, ये साबित कर दिया सुनेत्रा पवार साहब ने, भाभी जी ने। सुनेत्रा भाभी ने कैसे साबित कर दिया कि उन्होंने कहा है कि अब महाराष्ट्र की जनता ने फैसला सुना दिया है कि अजीत पवार ही अब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होना चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों पर और थोड़े गंभीर मुद्दों पर आज छोटा सा वीडियो। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब। तो लोकसभा का लीडर ऑफ विधानसभा महाराष्ट्र का लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा, और 27 विधायक जीतकर बहुत तेजी से महाविकास अघाड़ी की रेस में बहुत तेजी से जीत की तरफ बढ़ रहे हैं उद्धव ठाकरे जी, और लगता है उद्धव ठाकरे जी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने का मौका मिल सकता है। भाई बहुत बहुत बधाई। आज से 5 वर्ष पहले अगर उद्धव ठाकरे ने बेवफाई ना की होती, पीठ में छुरा अपनी आइडियोलॉजी, अपने पिताजी शिव सैनिकों के खून पसीने पर पीठ पर छुरा ना मारा होता, तो आज शायद महाराष्ट्र की राजनीति का जो हम दिन देख रहे हैं, शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता। बहुत बड़ा पैगाम है महाराष्ट्र की राजनीति कि अपनी आइडियोलॉजी से भड़कोगे, अपनी आइडियोलॉजी को धोखा दोगे, वो आइडियोलॉजी या वो विरासत जो तुमने नहीं, तुम्हारे बाप दादाओं ने बनाई है, तो तुम्हारा वो हशर होगा जो उद्धव ठाकरे का हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो लगभग ये 215 महायुति पहुंच चुकी है। 128-30 पर बीजेपी चल रही है, 47 पर चल रहे हैं एकनाथ शिंदे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, और 35 पर चल रही है एनसीपी अजीत पवार। जब मैंने अपना विश्लेषण करके बताया था तो मेरा ये कंक्लूजन था कि बीजेपी कांग्रेस को स्वीप करेगी, और एकनाथ शिंदे के साथ जो मूल रूप का मराठी मानुस है जिसने शिवसेना को अपने खून पसीने से खड़ा किया था, वो फाइनली एकनाथ शिंदे के साथ आएगा, ठाकरे नाम के साथ नहीं जाएगा। लेकिन मैंने ये कहा था कि अभी भी जो कोर वोटर है एनसीपी का, वो शरद पवार के साथ जाएगा, अजीत के साथ नहीं जाएगा। यहां पर थोड़ा उल्टा हुआ है कि अब महाराष्ट्र में धरातल पर, कोर्ट की लड़ाई भूल जाइए, एकेडमिक लड़ाई भूल जाइए, धरातल पर यह चीज सामने आ गई है कि असली शिवसेना कौन है और असली एनसीपी कौन है। अच्छी चीज जो मैं बीजेपी के लिए इस नतीजे में देखता हूं कि शिंदे के साथ मिलकर, एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर लगभग ये 175 सीटों पर पहुंच रहे हैं। तो शायद आने वाले वक्त में जब सरकार बनेगी तो डेफिनेटली शायद अजीत पवार साथ रहेंगे, लेकिन अजीत पवार साहब आर्म ट्विस्टिंग नहीं कर पाएंगे।
इसके अलावा जो मैं बीजेपी से चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि जितना भी महाविकास अघाड़ी में कुछ जो विधायक जीत के आए हैं, चाहे वो शिवसेना उद्धव के लगभग 25 से 28 के बीच में आ रहे हैं, अभी फिगर सामने नहीं आया है, 15 शायद कांग्रेस के आ रहे हैं और 19 शरद पवार के आ रहे हैं एनसीपी के। यहां पर एंटी डिफेक्शन बहुत इजीली ब्रेक किया जा सकता है क्योंकि यहां पर जीते हुए विधायक इतने कम हैं। तो व्हाट आई वांट फ्रॉम बीजेपी, क्योंकि बीजेपी खुद 125 128 के पास पहुंच गई है और मैजिकल फिगर 148 का है, तो बीजेपी को ये जो महाविकास अघाड़ी के जो विधायक जीत के आए हैं इनको अपने साथ जोड़ लेना चाहिए, जितने भी जुड़ जाएं, ताकि बीजेपी इंडिविजुअली 145 की रेंज में पहुंच जाए। भले इसका आज फायदा नजर आए ना आए, हो सकता है कल को राजनीति में इस बात का लाभ नजर आए। तो एक तो ये मैं चीज आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड और मैं देख रहा हूं कि क्या ऐसा होगा कि इस लैंडस्लाइड विक्ट्री, इस फिनोमिनल विक्ट्री, हिस्टोरिक विक्ट्री, माने मैसिव विक्ट्री के बाद जिसका किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया था, क्या महाविकास अघाड़ी में फर्दर तोड़ करी जाएगी ताकि आगे जाकर बीजेपी और सुरक्षित महसूस करे और महाविकास अघाड़ी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी ना मिले। अब बात आती है मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यार देखो, जब हरियाणा का चुनाव हुआ था और जम्मू एंड कश्मीर का, आप लोग गवाह हो इस बात के, मैंने कहा था हार जीत लगी रहती है, लेकिन मैं कश्मीर के चुनाव पर मोदी जी को ज्यादा बधाई दे रहा हूं। आज मैं ये मॉरल हाई ग्राउंड नहीं ले रहा हूं, मैंने उस दिन भी लिया था कि वहां पर ये आवामी इत्तेहाद पार्टी पीडीपी, जमाते इस्लामी के जो कुर्ते पाजामे फटे हैं, मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि इतिहास में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने कश्मीर में ये कर दिखाया कि 370 भी हट गई, उसके बाद चुनाव का बॉयकॉट भी नहीं हुआ, उसके बाद हार्डलाइनर्स चुनाव लड़ने आ गए, उसके बाद हार्डलाइनर्स रिजेक्ट हो गए। झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, मैंने बोला था महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, बीजेपी की पॉलिटिक्स या किसी की पॉलिटिक्स इतना घुस के उसमें इन्वॉल्व नहीं होता हूं। कौन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा, यार ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। जितने साल भी एकनाथ शिंदे ने सरकार चलाई है, अच्छी चलाई है, बिना किसी डिस्प्यूट के चलाई है। फडणवीस साहब ने बहुत अच्छा त्याग दिया था, जो अगर उद्धव ने दिया होता, अगर उद्धव ठाकरे ने दिया होता, तो आज महाराष्ट्र का इतिहास, राजनीति का जो आज ये इतिहास लिखा जा रहा है, ये कुछ और होता। बहुत अच्छी सरकार चलाई है। मैं उस तरह का कमेंटेटर नहीं हूं कि अब सीएम की कुर्सी बीजेपी को छोड़नी नहीं चाहिए। ओवरऑल एक बात, दो बातें अच्छी हुई हैं। महाराष्ट्र इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री, मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री, बेग योर पार्डन। अगर जो भी भारत की इकोनॉमी को लेके जो ग्रोथ हो रही है, अगर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी आ जाती एक स्टेट में, तो पूरे भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उसमें कहीं ना कहीं एक ग्रहण लग जाता, कहीं ना कहीं इसका नुकसान देखने को मिलता। तो महाराष्ट्र का चुनाव जो इतनी मैसिव मेजॉरिटी से महायुति जीत के आई है, पॉलिटिक्स से हटकर ये सोचकर कि वहां का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उप डिप्टी सीएम कौन बनेगा, भाजपा को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़नी चाहिए। मैं 2-3 एंगल से इसको देख रहा हूं। नंबर एक बहुत सही चीज, यहां मैं गर्व से कह सकता हूं कि जब इस चुनाव में एक दिन फडणवीस साहब की मैंने स्पीच सुनी, आप लोगों ने सुनी होगी, उन्होंने कहा, जब उन्होंने बोला था कि वोट जिहाद की बात कही थी कि हम 2024 में सोते रहे। एक इतना बड़ा नेता, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाला अगर ये बात बोले तो ये वाकई ही 2024 में सोते रहे। और कुछ लोग, कम से कम मैं, 2024 के नतीजे नहीं, चुनाव होने से 6 महीना पहले कितनी बार मैंने मन से अपने बोला है कि यार तुम जनता का नैरेटिव नहीं समझ पा रहे हो। मैं यूपी का हूं, मैं यहां का नैरेटिव समझ रहा हूं। हिंदू समाज जातियों में बट रहा है, हिंदू समाज जातियों में बट रहा है, तुम्हें ये चीज नजर नहीं आ रही। हिंदू समाज को, दलित समाज को ये समझाया जा रहा है कि रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, तुम्हारे अधिकार खत्म हो जाएंगे, और बीजेपी सोती रही और सोने के बावजूद भी 240 पर पहुंची।
काश ये तब जाग गए होते तो लोकसभा का इस टाइम इतिहास कोई दूसरा होता। बार बार मैंने अपने मन से ये बात बोली थी। जो मैं एक ट्रेंड आप लोगों को बता रहा था, हाइपोथेसिस, वो शामिल हो गया है। आप चाहे कितना लाडली बहन की स्कीम का बता दें, चाहे आप उसको कितना सेहरा बांध लें, दिया तो 2024 से नरेंद्र मोदी ने भी बहुत कुछ था, बहुत कुछ दिया था, बहुत कुछ दिया था। क्यों धोखा खाए? इसलिए धोखा खाए कि राहुल भैया का, विपक्ष का जो नैरेटिव क्रिएट किया गया, और वो नैरेटिव मानिए ना मानिए राहुल ने क्रिएट किया था, वो लोगों के दिल में घर करके बैठ गया था। अच्छी बात कोर्स करेक्शन नरेंद्र मोदी जी ने ये करा कि लोकसभा में आने के बाद उन्होंने कोर्स करेक्शन करते हुए, जबकि उस बात पर उनपे कमेंट भी करे गए, जो उन्होंने संविधान को पिछले 3 महीने में ये इंश्योर करा उन लोगों को, जिन लोगों को डराया जा रहा था कि संविधान में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। इस 3 महीने में अगर बीजेपी हमेशा की तरह, जैसा 75 साल में होता आया है, संविधान में अगर एक अमेंडमेंट भी ले आती तो बीजेपी के लिए वो अमेंडमेंट एक मुसीबत बन जाता। सारे जो नैरेटिव थे 8000 खटाखट, भैया ये झूठ का जो ड्राफ्ट है ना, जो कहा जाता है ऑन लाइज यू कैन गो फार बट यू कैन नॉट गो फर्दर ऑन द क्लचेस, बैसाखियों पर। तो ये जो झूठ बोले गए, एक बोला गया 8000 का, एक बोला गया संविधान का और लोगों को जातियों में बांटने का, इसने अपनी शेल्फ लाइफ जी ली। और बीजेपी ने ये इंश्योर करा कि एक बार वो खुल के रिवर्स पोलराइजेशन करें, क्योंकि इस महाराष्ट्र के चुनाव में भी, जैसा मैंने सज्जाद नोमानी को आपको सुनाया था, खुले फतवे दिए गए हैं वोट जिहाद के लिए, खुले फतवे दिए गए हैं। बस अच्छी बात यह हुई कि बीजेपी को यह बात समझ में आ गई, योगी जी वहां पहुंच गए और ये पूरा सीन बदल गया। ओबीसी डिवाइड नहीं हुआ, इवन मराठवाड़ा में इतना यूनाइट हुआ वहां पर बीजेपी का वोट या महायुति का वोट कि इवन मराठवाड़ा में जो नैरेटिव चल रहा था पटेल का रिजर्वेशन को लेके, वो शिकस्त खा गया, धरातल पर गिर पड़ा। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से इन लोगों ने रियलाइज किया मेरे भाई कि कहां गलती हो रही है। और मैं बड़ा प्राउड हूं इसके लिए कि आज नहीं, लोकसभा के 6 महीने पहले से मैं अपने मन से बता रहा था कि तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यही नैरेटिव विकास के साथ, इसी नैरेटिव में, बुरा नहीं मानना चाहिए, मणिपुर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते, क्योंकि अब वहां पर वाकई होम मिनिस्ट्री एक्शन में आई है, इसी नैरेटिव में युवाओं को सॉल्व करते, इश्यूज को सॉल्व करते करते, इसी हिंदुत्व के नैरेटिव के साथ सब चीज साथ लेकर चलनी पड़ेगी। एग्जामिनेशन, फेयर एग्जामिनेशन, जॉब्स, आप इसको सुनिश्चित करिए। 27 यूपी का कहीं नहीं जा रहा, 29 हिंदुस्तान का कहीं नहीं जा रहा। 29 का चुनाव भी विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, सबकी उम्र रहे, विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के फेस पे एज ए पीएम डेजिग्नेट लड़ा जाएगा इस देश में 2029 का चुनाव। लेकिन अपना ट्रैक ना बदलिए, और जितना भी महाराष्ट्र में वापस आ जाऊं, जितना भी एमवीए को फर्दर डैमेज कर सकते हैं, इसको फर्दर डैमेज करिए। बीजेपी अपनी पोजीशन सुनिश्चित करे, और अगर कोई आर्म ट्विस्टिंग करे, पर्सन लाइक अजीत पवार, तो उसको रिजेक्ट करें। और चलते चलते आखिरी बात, बहुत खुशी है मुझे कि ये 4 मीनारा के दो जलील, जिसमें एक जाहिल और एक झक्की, इनको फिर से महाराष्ट्र की जनता ने अपनी औकात बताई है। इस चुनाव में जहां मैं कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर देख रहा था 75 सीटों पे, वहां भी यार मैं गलत साबित हो गया। मैं ये देख रहा था पैन इंडिया पॉलिटिक्स को चलते कि उन 75 सीटों पे क्या परफॉर्मेंस रहता है। मेरा आइडिया था बेस्ट परफॉर्मेंस में बीजेपी 62 पे जीतेगी उस 75 में, और अगर वो 62 पे जीतती तो मैं मानता कि पूरे देश में जब कांग्रेस से बीजेपी की बढ़त होगी तो कांग्रेस का फिर से एक बार पुनः सफाया शुरू हो गया है। लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें 68 सीट पर उस 75 में बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। और सीट रेशियो में वर्स्ट परफॉर्मेंस कश्मीर के बाद सीट रेशियो में जितनी आप लड़े, जितनी आप जीत के आए,
कांग्रेस का रहा है। जहां तक छठे झारखंड की बात है, पहले भी मैं न्यूज पे बोला था, वो लोकल ट्राइबल पॉलिटिक्स से वो चीज ऑपरेट होती है। वहां पे जेएमएम का मुकाबला बीजेपी से था, कांग्रेस से होता तो वो चुनाव में भी अकल रखता। ये चीज ना 27 में यूपी में रिफ्लेक्ट करेगी जेएमएम का, ना इतना जाके लोकसभा में करेगी। लेकिन जो नरेंद्र मोदी ने एंड टीम ने ये दिखाया, लोग कहते थे ये एक बार मुख्यमंत्री बना, काम करता रहा, जीतता रहा, जीतता रहा, जीतता रहा, ये कभी राजनीति में नीचे लड़खड़ाया नहीं। किसकी बात कर रहा हूं? नरेंद्र मोदी जी की। और जिस दिन भी ये राजनीति में लड़खड़ाएंगे उस दिन ये गिरते जाएंगे। तो 2024 के चुनाव ने इस नैरेटिव को भी गलत प्रूव कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी भी कोर्स करेक्शन कर राजनीति में बाउंस बैक कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी की वो शख्सियत है कि जरूरी नहीं कि वो हारें तो तुम उनको हारा हुआ मानो। नरेंद्र मोदी जी की वो शख्सियत है कि जब वो लार्जेस्ट पार्टी लोकसभा 2024 में बन जाते हैं, 240 सीट जीत के लाते हैं, इंडी अलायंस से टोटल मिला के भी वो ज्यादा सीट जीत के लाते हैं, तब भी इस देश में ऐसा नैरेटिव बनता है कि नरेंद्र मोदी चुनाव हार गया। ये है उस आदमी का ऑरा और उसकी पॉलिटिकल शख्सियत। और उसने एक बार ये दिखा दिया कि मैं लड़खड़ाने के बाद भी इस एज में बाउंस बैक कर सकता हूं। कश्मीर में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वोट, हरियाणा में धोया, महाराष्ट्र में धोया। माय हाइपोथेसिस इज प्रूविंग टू बी करेक्ट। 3 बार के लिए मैं वेट कर रहा था, आप लोगों से बोल रहा था, हिंदू वोट यूनाइट हो रहा है, रिवर्स पोलराइजेशन हो रहा है, जो 75 साल में कभी इतना मजबूत नहीं हुआ था। और नई बात यह है, ये बिना मुद्दे के हो रहा है। कोई मैनिफेस्टो में टारगेट नहीं दिया जा रहा कि तुम हमें वोट दो तो हम तुमको ये चीज देंगे, 370 देंगे, यूसीसी देंगे, राम मंदिर देंगे, ज्ञान वापी देंगे ना। ये एक जर्नल नैरेटिव, एक जर्नल पोलराइजेशन हिंदू का हो रहा है। लेकिन फिर से इस पोलराइजेशन को हल्के में ना लें, सिर्फ हिंदुत्व पे चलेंगे तो फिर 2027 में और 2029 में धोखा खाएंगे। पैरेलल इकोनॉमी, पैरेलल डेवलपमेंट, पैरेलल जॉब्स, पैरेलल इन्फ्लेशन, इस पर भी नजर रखिए। तो एक नजर इस पर होनी चाहिए और एक हिंदुत्व पे होनी चाहिए। इतने बड़े ना बनिए कि सिंह के, हमारे अशोक की तरह चारों डायरेक्शन में देखें। आप समझ गए होंगे मेरी बात। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। आप सबको लाख लाख बधाई और शुभकामनाएं।